स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक। आज से हम स्टार्ट करेंगे हमारी क्लास 9 की ज्योग्राफी की एनसीईआरटी। तो देखिए, जैसा आप लोग जानते हैं, हम लोगों ने 6 to 8 तक जो ज्योग्राफी की एनसीईआरटीज़ थी उनको कवर किया और उनके टॉपिक से रिलेटेड जो भी प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चंस पूछे गए थे उनको भी हमने कवर किया। लेकिन अब थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये आती है कि जैसे 6, 7, 8 में जो भी टॉपिक्स आपने पढ़े थे उस समय भी मैंने आपसे बात कही थी कि ये आपको सिर्फ एक बेसिक नॉलेज प्रोवाइड करने का काम करते हैं। दैट मीन्स कि अगर मैं आपसे कह रही हूँ कि 6, 7, 8 की जो बुक्स हैं, 9, 10 की जो बुक्स हैं और 11, 12 की जो बुक्स हैं उनका डिफरेंस क्या होगा, तो वो आप समझो। तो इसको समझने के लिए आप ऐसे समझ सकते हो कि 6 to 8 में आपको सिर्फ ये बताया जाता है, जैसे फॉर एन एग्जाम्पल दैट सन राइजेज फ्रॉम द ईस्ट। ठीक है, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं आपको कि 6 to 8 तक की जो कहानियाँ होती हैं या जो भी उनके आप समझो कि स्टोरी बेसिस पर वो आपको एक्सप्लेन करते हैं कि कोई भी जो फिनोमिना है वो किस तरीके से होता है। ठीक है, उसके बाद जब आप 9th और 10th में आओगे तब आप पढ़ोगे कि इस फिनोमिना को ऑकर करवाने के पीछे या इस फिनोमिना के होने के पीछे जो फोर्सेस होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, राइट। लेकिन जब आप 11th और 12th में जाओगे तब आप ये पढ़ोगे कि ये जो पूरा का पूरा फिनोमिना हुआ, इसके पीछे जो फोर्सेस लगे, उन फोर्सेस की वजह से हमारी अर्थ पर, हमारे ह्यूमन लाइफ पर या नेचर पर जो इफ़ेक्ट्स पड़ते हैं उनका क्या हो सकता है, और उन इफ़ेक्ट्स को दूर करने के लिए हम और क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। दैट मीन्स एक पार्ट हो गया 6 to 8 जो आपको बताता है कि ये कोई भी एक डिवाइस है। उसके बाद 9 to 10 आपको ये बताया जाता है कि ये डिवाइस काम कैसे करता है, और 11th और 12th में आप ये जानते हो कि उस डिवाइस को उस काम के अलावा आप और किन किन चीज़ों में यूज़ कर सकते हो, राइट। तो यहाँ धीरे धीरे जो है कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो बढ़ती जाती है चीज़ों की। आप समझो कि किसी भी टॉपिक की डेप्थ जो है वो बढ़ती जाती है। ठीक है, तो अब देखो, जब आप 9th की एनसीईआरटी स्टार्ट करोगे आपको स्टार्टिंग के 1-2 चैप्टर्स में लगेगा यार ये हमने पढ़ा हुआ है, ये हमने पढ़ा हुआ है, ये हम दोबारा पढ़ रहे हैं। लेकिन थोड़ा सा अंतर क्या आ जाएगा कि उन टॉपिक्स के साथ साथ आपको क्या होगा, अब उसकी इंटरकनेक्टिविटी या जैसे आप समझो दूसरे वर्ल्ड के रिस्पेक्ट में जब आप बात करना शुरू करोगे तो वो आपका एक फंडामेंटल नॉलेज डेवलप करने में आपकी हेल्प करने वाली है, राइट। तो इसी के साथ हम शुरू करेंगे क्लास 9th की हमारी ज्योग्राफी की एनसीईआरटी, जिसकी हेडिंग मैं आपको बता देती हूँ। इस ज्योग्राफी की एनसीईआरटी की हेडिंग है कंटेम्प्रेरी इंडिया। मतलब बेसिकली दिस एनसीईआरटी इज टोटली डिवोटेड टू अबाउट इंडिया, चाहे फिजिकल हो, चाहे पॉलिटिकल हो, चाहे किसी भी फिनोमिना में हो। ठीक है, तो हम पूरा इसमें जो ज्योग्राफिकल बातें हैं वो इंडिया से रिलेटेड ही करेंगे, राइट। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके लिए इंडेक्स है, इसमें आपको दिख रहा है फर्स्ट चैप्टर आपका इंडिया साइज एंड लोकेशन है, सेकेंड आपका फिजिकल फीचर्स है, थर्ड में आप ड्रेनेज पढ़ेंगे, चैप्टर 4 आपका क्लाइमेट होगा, 5 आपका नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ होगा और चैप्टर 6 आपका पॉपुलेशन होगा। अब आप खुद सोचोगे कि ये सारी चीज़ें हम 6 to 8 में पढ़ चुके हैं, हम इन्हें दोबारा क्यों पढ़ रहे हैं। इसलिए पढ़ रहे हैं कि जैसे फॉर एन एग्जाम्पल मैं आपसे कहती हूँ इंडिया साइज एंड लोकेशन, आपको मालूम है इंडिया का लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड सब पढ़ा हुआ है आप लोगों ने, लेकिन अब उस साइज और लोकेशन का इंडिया किस तरीके से यूज़ करता है, राइट, उससे उसे क्या प्रॉफिट है, क्या उसके ड्रॉबैक्स हैं, क्या उसको इफेक्ट पड़ता है, उनके बारे में आप जानोगे। ठीक है, इसी तरीके से जब आप फिजिकल फीचर्स में जाओगे तो आपको मालूम है इंडिया को आपने 5 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, नदर्न माउंटेन्स, नदर्न प्लेन्स, पेनिनसुलर प्लेट्यू, फिर आपके वेस्टर्न ईस्टर्न घाट्स आ गए, आइलैंड्स आ गए, ये सारी चीज़ें। लेकिन जब आप इसको और डेप्थ में पढ़ोगे तो अब आप यहाँ पे क्या होगा, अब आप ये भी जानोगे कि इनकी जो सब टॉपिक्स वाली जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो क्या हैं और उनकी वजह से या उनकी मदद से हमें क्या क्या प्रॉफिट हो सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से ड्रेनेज सिस्टम की बात करेंगे। ड्रेनेज सिस्टम में आप जानोगे अबाउट द रिवर्स, जो कि हमारे पूरे इंडिया में अलग अलग आप कह सकते हो रिवर बेसिन्स हैं, उनके बारे में आपको पता चलेगा। फिर क्लाइमेट के बारे में भी बात होगी और नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ के बारे में भी बात होगी। अब आप ये कहोगे कि 6th, 7th, 8th तीनों क्लासेस में आपने नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ पढ़ा है, राइट। फिर से क्यों पढ़ रहे हैं, इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ छोटे छोटे एस्पेक्ट्स है। अभी आपको क्या पता है, बेसिक्स पता है कि कितने तरीके के आपके वेजिटेशंस होते हैं, कौन कौन से रीजन में पाए जाते हैं और कौन कौन सी उनकी स्पीशीज़ होती हैं। अब आप ये पढ़ोगे कि अगर उन नेचुरल वेजिटेशंस की वजह से वो ना हो तो क्या हो सकता है, और एक नेचुरल वेजिटेशन किसी पर्टिकुलर एरिया के क्लाइमेट को या किसी जियोफिजिकल फिनोमिना को किस तरीके से वो इफेक्ट करता है। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे चैप्टर 6 पॉपुलेशन का।
सबसे पहले हम शुरू करेंगे हमारा चैप्टर इंडिया साइज एंड लोकेशन। और इसमें क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूडनल वाइज के साथ साथ थोड़ा सा क्या है कि इनके एमसीक्यूज वाइज भी अगर आप देखोगे तो ये आपको काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि आज भी अगर आप देखो इवन तो लास्ट 2 इयर्स के या 3 इयर्स के भी अगर आप PYQs चेक करोगे, आपको एक ना एक क्वेश्चन ऐसा रिगार्डिंग टू साइज या लोकेशन या लॉन्गिट्यूड या लैटिट्यूड मिल ही जाएगा। ठीक है, तो इस टॉपिक को आप मतलब जितना अच्छे से कर सकते हो वो उतना अच्छी बात है। और उसके लिए आपको क्या करना है, आपको मैप प्रैक्टिस करना है, साथ में जो आपकी NCERTs की थ्योरी रहती है जो कि आपका बेस स्ट्रॉन्ग करने का काम करती हैं, उनको आपको पढ़ते रहना है। ओके, तो सबसे पहले हम फिर से बात करेंगे इंडिया के लोकेशन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। इसमें सबसे पहले आपको पता है इंडिया जो है एंटायरली कहाँ पे आता है, नदर्न हेमिस्फेयर में। ठीक है, उसके बाद मेन लाइन का एक्सटेंशन आपको पता है 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ है, और 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट है। अब थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देने वाली बातें, ये जो साइन होते हैं राइट, ये आपका डिग्री का साइन है, और ये जो आपका 4 के बाद ये जो डैश है ये आपको मिनट्स बताता है। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। 1 डिग्री में 1 डिग्री इज ऑलवेज इक्वल्स टू 60 मिनट्स होता है ये, राइट। इसको ध्यान रखना, इसको भूलेंगे नहीं। और मिनट्स का भी कई बार क्या होता है, कई आप सोचते हैं कई जगह पे कुछ एग्ज़ाम्स ऐसे भी होते हैं, वैसे तो UPSC ऐसा करती नहीं है, बट कुछ एग्ज़ाम्स ऐसे होते हैं जहाँ पर वो क्या करते हैं कि ये जो मिनट्स वाले सीक्वेंसेस हैं उनको आगे पीछे कर देंगे। ठीक है, उसके चक्कर में भी आपका आंसर जो है वो गड़बड़ हो सकता है, तो इस बात का आप विशेष ख्याल रखेंगे। उसके बाद आपको पता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 डिग्री एंड 30 मिनट्स नॉर्थ से आती है, कंट्री को ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। इसके अलावा जो हमारा साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट है मेन लैंड का, उनके रिस्पेक्ट में, मतलब जो हमारा मेन लैंड है इंडिया का, अगर मैं बात करूँ इस तरीके से, यहाँ पे हमारा इंडिया है, ऊपर से यहाँ से इस तरीके से जुड़ा हुआ है, तो ये जो साउथ वेस्ट है और साउथ ईस्ट है, इनमें हमारे कौन कौन से आइलैंड्स आ जाते हैं। एक तरफ आपका यहाँ पे आता है बे ऑफ बंगाल के टुवर्ड्स अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, ये भी आपको पता है, और इस तरफ आपका आ जाता है लक्षद्वीप, राइट। फिर यहाँ पर आपका जो सदर्न मोस्ट पॉइंट है, अब थोड़ा सा क्या नई नई बातें जो ऐड होती जा रही हैं उन पे ध्यान देंगे। सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, ठीक है, जो सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडियन यूनियन है हमारा, वो है इंदिरा पॉइंट, राइट। क्या नाम है इसका, इंदिरा पॉइंट। और ये एक्चुअली में सबमर्ज हो चुका है 2004 में ड्यूरिंग द सुनामी। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या हुआ था 2004 में, काफ़ी हाई, मतलब आप कह सकते हो काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव सुनामी जो थी वो आई थी, और उसके बाद जो हमारा इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट है इंदिरा पॉइंट, वो जो है वो सबमर्ज हो चुका है। ठीक है, और नदर्न मोस्ट पॉइंट जो है वो कौन सा है, तो याद रखना कि अगर सदर्न मोस्ट का नाम इंदिरा पॉइंट है, राइट, तो नदर्न मोस्ट पॉइंट का नाम आप कर देंगे इंदिरा पोल, तो ये बन जाएगा आपका नदर्न मोस्ट पॉइंट। ठीक है, एक भी याद रखोगे तो दूसरा अपने आप याद आना चाहिए कि इंदिरा पॉइंट इज इन साउथ, जो कि क्या हो चुका है, पूरे तरीके से सबमर्ज हो चुका है। सो जो नॉर्थ मोस्ट में है वो है इंदिरा पोल। ठीक, तो ये हो गई आपकी लोकेशन वाइज की वही वाली बातें। फिर साइज बताया है, मेन लैंड का जो लैंड मास है, इसका एरिया साइज कितना है, 3.8 बिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। टोटल एरिया जो है वो 2.4% ऑफ द पॉपुलेशन, सॉरी 2.4% ऑफ द जियोग्राफिकल एरिया ऑफ द वर्ल्ड को कैरी करता है, राइट। इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड विद रिस्पेक्ट टू एरिया। इसको ध्यान रखना, यहाँ पे बात हो रही है अभी किसकी, एरिया की। तो एरिया वाइज तो ये 7th लार्जेस्ट है, पॉपुलेशन वाइज 2nd लार्जेस्ट है। और जब इस 7th लार्जेस्ट कंट्री में 2nd लार्जेस्ट पॉपुलेशन जो है वो आपके डिस्ट्रीब्यूट होती है, तो सभी को पता है कि पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी ज़्यादा होगी, राइट। अभी हम थोड़ा सा जब वर्ल्ड मैप देखेंगे तो आगे चल के आगे की स्लाइड्स में आपको एक बार ग्राफ भी मैं दिखाऊंगी, जिससे आपको ये समझ में आएगा कि जो लैंड वाइज अगर हम बात करें तो कितना ज़्यादा एरिया या कितना ज़्यादा लैंड मास जो है कौन कौन सी कंट्रीज़ के पास है। ठीक है, फिर एक ये छोटी सी यहाँ पे 15,200 किलोमीटर्स का आपको बताया लैंड बाउंड्री दी हुई है। टोटल लेंथ ऑफ कोस्ट लाइन बताई है आपको कितनी दी हुई है, 7,516.6। ठीक है, तो अच्छा ध्यान रखने वाली बात जो ये है कि अगर आप समझो इस चीज़ को, तो किसी भी कंट्री वाइज अगर आप जाओगे तो इंडिया की कोस्टल लाइन भी काफ़ी आपको बड़ी नज़र आएगी, राइट।
तो इसका जो ये है कि आपको ये समझाने के लिए बात नहीं की जा रही है कि देखो आप लैंड बाउंड्री इतनी लंबी है या कोस्ट लाइन बाउंड्रीज हमारी इतनी बड़ी हैं, इतनी लंबी हैं, उससे कोई लेना देना नहीं है। बात ये हो रही है कि इन बाउंड्रीज के इतना लेंथ में होने का इंडिया को क्या प्रॉफिट होता है और इंडिया उसका किस तरीके से यूटिलाइजेशन करता है, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है। ठीक है, फैक्ट्स और फिगर्स अगर एक बार मैं कहती हूँ आपको नहीं भी याद होते कोई बात नहीं है, लेकिन उन फैक्ट्स और फिगर्स का जो एप्लीकेशन पार्ट है या जो आपको बताता है कि उसकी वजह से इंडिया इन चीज़ों में बेटर है या इंडिया को इन चीज़ों की वजह से नुकसान हो रहा है, उनको आप अगर समझ के चलोगे तो आपका, आप समझो आधी चीज़ तो आपने पकड़ ली, राइट। अब बात करते हैं, देखो ये आपका मैप ऑफ द वर्ल्ड है, आपको कुछ समझ में आएगा। देखो एरिया वाइज अगर आप बात करो, सबसे पहली कंट्री हो गई रशिया, फिर आपको दिख रही हैं सारी बड़ी बड़ी कंट्रीज़, चाइना है, यहाँ पे ब्राज़ील है, यहाँ कनाडा है, वहाँ ग्रीनलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, इंडिया है। तो ये सारी कंट्रीज़ में क्या है, एरिया वाइज अगर आप देखने जाओगे तो काफ़ी ज़्यादा जो है एरिया है या काफ़ी ज़्यादा इनका साइज़ है। ठीक है, देखो अकॉर्डिंग टू दिस अगर आप बार ग्राफ से देखो तो आपको और ईजिली समझ में आएगा कि रशिया में जो है अप्रॉक्सीमेटली 17.09% है, कनाडा आपका 10% ऑफ लैंड मास लेता है, यूएसए भी 9.6 अप्रॉक्सीमेटली 10 ले लेता है, चाइना 9.59, ब्राज़ील 8.51, ऑस्ट्रेलिया 7.69 और इंडिया जो है वो 3.28। अच्छा, और इन सारी कंट्रीज़ में से अगर आप बात करो पॉपुलेशन की, फर्स्ट मोस्ट किसकी है, चाइना, सेकेंड मोस्ट किसकी है, इंडिया। ठीक है, तो अब आप खुद एक अंदाज़ा लगाओ कि इनके पास दुनिया भर का सिर्फ 10% लैंड है। ठीक है, और ये सबसे लार्जेस्ट पॉपुलेशन वाले हैं, उनके बाद हम भी आते हैं। तो अब आप खुद समझो कि इन चीज़ों की वजह से जो आपको इफ़ेक्ट देखने पड़ते हैं, इसको आप कह सकते हो कि एक बर्डन इंक्रीज़ करने का काम कर रहे हैं, लेकिन इनके फैक्टर्स या इनका जो भी ड्रॉबैक्स हैं वो आपको आगे भी जब आप नेक्स्ट चैप्टर्स को और अच्छे से पढ़ोगे तो आपको समझ में आते जाएंगे, राइट। अब बात करते हैं इंडिया इन द वर्ल्ड के रिस्पेक्ट में थोड़ा सा। तो देखो जो इंडियन लैंड मास होता है आपका, आपने उसको देखा सेंट्रल लोकेशन में है। सेंट्रल लोकेशन में किस तरीके से, ईस्ट और वेस्ट एशिया की सेंट्रल लोकेशन में। एक बार फिर से दिखा देती हूँ अगर आपको नहीं समझ में आई बात। तो अब आप देखो ईस्ट और वेस्ट एशिया जो हो रहा है आपका, ये वेस्ट एशिया है, ये ईस्ट एशिया है, यहाँ पे आपका जो इंडिया है अप्रॉक्सीमेटली आपके सेंट्रल लोकेशन में है, राइट। मतलब इससे कोई भी कंट्रीज़ जो हैं एशियन कंट्रीज़ उतना ज़्यादा डिस्टेंट में सिचुएटेड नहीं है ना। तो उसके कारण क्या है, इसको काफ़ी चीज़ों में प्रॉफिट होता है। कैसे देखते हैं। अब देखो आपको पता है इंडिया का जो एक्सटेंशन है वो साउथवर्ड्स के टुवर्ड्स है, ठीक है, साउथ में है ये। तो जो ट्रांस इंडियन ओशियन रूट्स थी, यानी कि ट्रांस इंडियन मतलब आप समझो काफ़ी पुराने ज़माने की जो इंडियन ओशियन रूट्स थी, विच कनेक्ट द कंट्रीज ऑफ यूरोप इन द वेस्ट, इट प्रोवाइड्स अ स्ट्रेटेजिक सेंट्रल लोकेशन। क्या हुआ कि कोस्ट लाइन मिली इसको, कोस्ट लाइन जो थी हमारी इंडिया की पूरी, उसने क्या किया, हमारी हेल्प करी यूरोप के साथ वेस्ट में और ईस्ट एशियाज़ की कंट्रीज़ को कनेक्ट करने में। ठीक है, अब क्या हो रहा है, क्योंकि स्ट्रैटेजिक सेंट्रल लोकेशन मिल रही है तो उसके कारण आप कह सकते हो कि इंडिया कैन बी अ स्टॉपेज का काम भी कर सकता है, और सेंट्रल में है तो बाकी कंट्रीज से जितना ज़्यादा आप बोलोगे डिस्टेंस वाइज भी कमी आ रही है, तो कहीं ना कहीं ये जो है काफ़ी आप कह सकते हो पॉजिटिव इम्पैक्ट में इसको देख सकते हो कि ओशियन रूट्स भी हमको काफ़ी अच्छे मिल गए, राइट। अब किसी भी कंट्री के पास इतनी लंबी कोस्ट लाइन नहीं है जितनी इंडिया के पास है, ठीक है। और क्यों, क्योंकि इंडियन ओशन जो है, आप सोचेंगे कि जितने भी हमारे ओशंस हैं हमने सबके नाम पढ़े थे, राइट। ना 5 ओशंस कौन कौन से होते हैं, पैसिफिक ओशन है, इंडियन ओशन है, सदर्न ओशन है, अटलांटिक ओशन है, आर्कटिक ओशन है, राइट। तो इन सारे ओशंस में से आपने ये देखा था कि इस पूरे वर्ल्ड में ऐसा कोई भी ओशन नहीं है जिसका नाम किसी कंट्री स्पेसिफिक पर रखा गया हो। लेकिन जब आप ध्यान दो तो आपको पता चलेगा कि इंडियन ओशन की सबसे लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन किसके पास आती है, इंडिया के पास आती है, ठीक है। इसलिए इंडिया की एक एमिनेंट पोजीशन है इंडियन ओशन में, और इसीलिए उसका नाम जो है इंडिया के नाम पर इंडियन ओशन ही रखा गया है, ठीक। फिर यहाँ पे आपको वेरियस पासेस मिलते हैं माउंटेन्स के अक्रॉस। पासेस के बारे में हमने 8th क्लास में बात करी थी। जो माउंटेन रीजन्स होते हैं वहाँ पर क्या होता है, पासेस बनाए जाते हैं, रास्ते बनाए जाते हैं। तो क्या होता है कि ये जो माउंटेन्स हैं ये नॉर्थ के एरियाज़ में जब यहाँ पे पासेस मिल जाते हैं तो जो एंशिएंट ट्रैवलर्स हैं उनको ट्रैवल करने को, या वाइल द ओशंस रिस्ट्रिक्टेड सच इंटरेक्शन फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो जो भी एंशिएंट ट्रैवलर्स हैं, मतलब पुराने ज़माने में क्या होता था
कि अगर आप समुद्र के रास्ते से, जैसे बोलते थे ना नाव लेकर के, तो अगर आप समुद्र के रास्ते से बोटिंग करते हुए नहीं पहुंच सकते इंडिया तक, आपको माउंटेन्स पासेस मिलते थे, तो आप वहाँ से निकल करके आने में लोगों को आसानी होती थी। तो जो एंशिएंट ट्रैवलर्स होते थे, अभी की बात नहीं कर रहे हैं, एंशिएंट ट्रैवलर्स को ये हेल्पफुल होते थे, ठीक है। फिर इन रूट्स ने क्या किया है, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ में बहुत ज़्यादा हमारी मदद की है। हमारी भी कह लीजिए या आप कह लीजिए ज़्यादातर वर्ल्ड की ही मदद की है। क्यों? क्योंकि सभी को मालूम है कि इंडिया वॉज वेरी रिच विद रिस्पेक्ट टू नॉलेज, विद रिस्पेक्ट टू मेडिकल साइंस, विद रिस्पेक्ट टू टीचिंग, विद रिस्पेक्ट टू ईच एंड एवरी फैक्ट। हमारे उपनिषद, हमारे वेद, हमारी संस्कृति, सब कुछ जो है वो काफ़ी ज़्यादा, आप कह सकते हो, वास्ट थी। बहुत ज़्यादा इसमें वैरायटी देखने को मिलती थी और बहुत ज़्यादा, मतलब वर्ल्ड की जो बेस्ट अगर आप बात करो, वो कहाँ था? पूरा का पूरा इंडिया में था, ठीक है। फिर चाहे वो कमोडिटीज़ हों, चाहे आइडियाज़ हों, चाहे माइंड्स हों, चाहे इनके लिखी हुई किताबें हों, राइट। तो ये सारी जो चीज़ें थी, अब क्योंकि लोगों ने आना जाना शुरू किया, अब एक देश से दूसरे देश कोई व्यक्ति जाता है या एक जगह से दूसरी जगह कोई इंसान अगर जाता है, वो क्या करता है? कुछ नई अच्छी चीज़ों को अडॉप्ट करने की कोशिश करता है, राइट। सो हुआ यही कि जब हमारे कंट्री में, हमारे देश में अलग अलग जगह से लोग आए, उन्होंने हमारे कल्चर को देखा, हमारे नॉलेज को देखा, हमारी टीचिंग मेथड्स को देखा, तो उसको देखते हुए उन्होंने धीरे धीरे इसको फॉलो अप किया और फिर ये आगे बढ़ कर के जो है ऑल ओवर द वर्ल्ड ये पूरा का पूरा फैला है, ठीक है। इसमें आप समझो कि इंडियन न्यूमरल्स, डेसिमल सिस्टम जो है वो पूरे वर्ल्ड को जो है इंडिया ने ही प्रोवाइड कराया, राइट। उसके अलावा फिर वही हमारे जो स्पाइसेस, मुस्लिम जो मर्चेंडाइज थे, जो इंडिया दूसरी कंट्रीज़ को दे रही थी, मतलब इंडिया से लेके गए थे दूसरी कंट्रीज़ पे, ठीक है। उसके साथ साथ क्या हुआ था कि इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रीक स्कल्पचर और जो आर्किटेक्चरल स्टाइल्स ऑफ डोम थे, माइनरेट्स थे वेस्ट एशिया के, वो आपको आपकी कंट्री में दिखेंगे। क्यों? क्योंकि आप भी जानते हो, भी वही बात हो रही है कि कहीं से अगर एक कंट्री से कोई व्यक्ति दूसरी जगह पे जाता है या एक जगह से कोई व्यक्ति दूसरी जगह पे जाता है, वो अपनी बातों को, अपनी अच्छाइयों को वहाँ पर रखने की कोशिश करते हैं और वहाँ उस पर्टिकुलर जगह की जो अच्छी बातें हैं उनको अपने साथ अपनी जगह लेकर जाने की कोशिश करते हैं, राइट। सो जिस तरीके से हमारा नॉलेज, हमारी किताबें, हमारा ज्ञान, ये सब कुछ दूसरी जगहों पर गया, उसी तरीके से उन दूसरी जगहों के अच्छे अच्छे स्कल्पचर्स, डिफरेंट तरीके की उनकी आर्किटेक्चर स्टाइल जो कि हमारे इंडिया में शायद नहीं थी उस वक्त, वो यहाँ पर आई है, ठीक है। तो इस तरीके से आप कह सकते हो कि कल्चर्स का या फिर नॉलेज का या फिर मेथड्स का जो है एक्सचेंज होना इसी वजह से हुआ क्योंकि इंडिया के पास इस तरीके के रूट्स थे, ठीक। इंडिया की नेबर्स, आपको सारी नेबरिंग कंट्रीज बहुत अच्छे से पता है, हम पढ़ चुके हैं, राइट। तो यहाँ पे मैंने पॉलिटिकल मैप इसलिए नहीं लगाया कि आपको खुद इसको रिवाइज करने में आसानी होगी कि देखिए, आप अगर इंडिया का मैप आपको ध्यान में रहेगा, आपको खुद समझ में आएगा और आप खुद इसको कवर कर पाएंगे। कैसे? देखिए, अगर आपका इंडिया, मान लीजिए एक यहाँ पे इंडिया आपका फॉर एन एग्जाम्पल मैं मान के चलिए सर्कुलेटेड एरिया में है, ठीक है। इस रीजन में आपका पाकिस्तान आ जाएगा, ऊपर यहाँ पे अफगानिस्तान होगा, राइट। फिर इस तरफ से आपका पूरा चाइना होगा, ठीक है। चाइना के बाद एक छोटा सा रीजन यहाँ पर होगा, चाइना के अंडर में यहाँ पे छोटा सा रीजन होगा नेपाल का। नेपाल के बाद यहाँ पे आपका पड़ता है सिक्किम स्टेट, और सिक्किम के जस्ट बाजू में आपको मिलता है भूटान, राइट। तो ये होता है आपका भूटान स्टेट। उसके बाद ये जाता है पूरा हमारा नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स का जो भी पूरा शेप है वो बनता है, और यहाँ पर नीचे आता है हमारा बांग्लादेश, राइट। नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के इस तरफ आपका पड़ता है कौन सा कंट्री? म्यांमार। और सबसे नीचे अगर आप यहाँ पे बात करो कोस्ट लाइन की रिस्पेक्ट में, तो यहाँ जब हमारी कोस्ट लाइन्स खत्म होती हैं तो यहाँ पे एक हमारा नेबरिंग कंट्री है श्रीलंका, ठीक है। तो बेसिक आपको क्या करना है, आपको दिमाग में फिट करना है मैप्स को। अगर आपके दिमाग में मैप्स फिट हो गए तो जो मैप से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो करने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं जाने वाली है, ठीक है। अच्छा, ये तो हम बात कर रहे हैं अभी हमारे कंट्री की पर्टिकुलर कि आज के डेट में क्या क्या, कौन कौन सी कंट्रीज़ हमारी नेबरिंग है या कौन कौन से हमारे आसपास सराउंडेड है। 1947 के पहले की अगर थोड़ा सा हम बात करें तो क्या होता था, हमारी कंट्री में ना दो टाइप के स्टेट्स होते थे। एक होती थी प्रोविंसेस, एक होती थी प्रिंसली। अब थोड़ा सा अगर आप दिमाग पर जोर डालो आपको खुद समझ में आएगा। प्रिंसली मतलब जहाँ पर कोई प्रिंस होते होंगे, राजकुमार होते होंगे, दैट मीन्स जो राजा रजवाड़ों के स्टेट्स होते होंगे लोकल एरियाज के, ठीक, वो होते थे आपके प्रिंसली स्टेट्स। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि दैट प्रिंसली स्टेट्स वर रूल्ड बाय द लोकल हेरिडिटरी रूलर्स
हु एक्नॉलेज सोवेरेनिटी इन रिटर्न फॉर लोकल ऑटोनॉमी। ठीक है, उन्होंने क्या किया, लोकल ऑटोनॉमी के लिए एक्नॉलेज की सोवेरेनिटी, यानी कि उन्होंने क्या किया, अपने स्टेट्स को उन्होंने खुद रूल किया। उसके अलावा प्रोविंसेस, तो अब बचा क्या, प्रोविंसेस बचे। तो प्रोविंसेस किसके अंडर आते होंगे, ऑब्वियसली ब्रिटिश ऑफिशियल्स जो होते होंगे वो प्रोविंसेस का पूरा जो ऑपरेशंस है वो चेक करते होंगे। ठीक है, और जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स होते होंगे उनको अपॉइंट कौन करता होगा, वाइसरॉयस करते होंगे। ये जब आप हिस्ट्री में भी पढ़ोगे, पॉलिटी में भी पढ़ोगे, आपको समझ में आएगा। यहाँ पे बेसिक एक नॉलेज देने के लिए आपको दिया गया था, क्योंकि एनसीईआरटी के ब्लॉक में था तो मैंने आपको यहाँ पे शो किया है। ठीक है, ये आपका पॉलिटिकल मैप है। अब आप खुद इसकी प्रैक्टिस अगर करो तो आपको भी पता है यहाँ पे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये सारी लोकेशंस आपने देखी हुई हैं, राइट। सो अच्छा, और ये थोड़ा सा आपका अपडेटेड पॉलिटिकल मैप है जो कि अब यहाँ पे हो चुका है। डिफरेंस जो आया है वो मैं यहाँ पे क्लियर आउट कर देती हूँ। 6th to 7th के एनसीईआरटी, सॉरी 6th to 7th के एनसीईआरटी के समय जो मैप हमने यूज़ किया था उसमें आपका इंडिया जो था उसका ओल्ड मैप था, क्योंकि आपके एनसीईआरटी में भी वही दिया हुआ था। अब यहाँ पे क्या हुआ है कि अपडेट्स हुए हैं धीरे धीरे। लास्ट ईयर जब ये सब कुछ हुआ है तो जो जम्मू एंड कश्मीर स्टेट था ये आपका डिवाइड हुआ है 2 पार्ट्स में। ठीक है, ये 2 पार्ट में डिवाइड हुआ है। ये बना है आपका लद्दाख जो कि है एक यूटी, एंड सेम गोज विद द जम्मू एंड कश्मीर, ये भी बना है आपका यूटी। ठीक है, तो ये आपका 2 पार्ट में डिवाइड होकर के 2 यूटीज़ आपकी और ऐड हो गई। मतलब कुल मिलाकर के अभी अगर आप बात करो तो आपके पास 28 स्टेट्स हैं और 9 यूटीज़ हैं। ठीक, तो इसको ध्यान रखना कि अभी आपके जो 2 नए स्टेट्स बने हैं मैप में थोड़ा सा चेंज आ गया है। ठीक है, तो बेसिक लोकेशन और साइज वाइज जो ये चैप्टर है ये यहाँ पर ख़त्म होता है। अब जो चैप्टर्स ये हमने पढ़ा है इसके बेसिस पे हम थोड़े से एमसीक्यूज अगर देखें तो देखो सेम इस टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। तो थोड़ा सा आप प्रैक्टिस भी रखेंगे और थोड़ा सा आप अपने दिमाग को अगर एक बार अलर्ट भी करके रखें तो आपको अपने आप के क्वेश्चंस बनेंगे, बार बार देखने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है, राइट। सो क्वेश्चन है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू। आपसे स्टेट्स के नाम दिए राजस्थान, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और त्रिपुरा। अब चलिए पीछे जो हमने पॉलिटिकल मैप देखा था उसी से बात कर लेते हैं। तो आपको भी पता है कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो 23.5 डिग्री से जाता है, राइट। तो 23.5 डिग्री ये जाता है कुछ इस तरीके से होता हुआ इन स्टेट से गुजरता है। ठीक है, ये लाइन थोड़ी सी अभी आपको ऐसी लगेगी बट फिर भी एक इस तरीके का यहाँ पे होता है जो कि कंट्री को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। अब आप ध्यान से देखो ऑप्शंस क्या क्या हैं, राजस्थान, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और त्रिपुरा। तो राजस्थान, सॉरी यहाँ पे मुझसे थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई, राजस्थान से भी ये पास होती है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, राजस्थान से पास होती है। ठीक है, फिर आपका छत्तीसगढ़ से भी ये पास होती हुई आपको दिखेगी यहाँ पे, और त्रिपुरा से भी यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट में है, ये पास होती है। बचा कौन सा स्टेट, उड़ीसा बचा, राइट। तो उड़ीसा इज़ द राइट आंसर, जिससे कि आपका जो टॉपिक ऑफ कैंसर है वो पास नहीं होती। ठीक इसी तरीके से अब जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर इन इंक्रीजिंग एरिया। अब आपको ये बताना है कि एरिया वाइज अगर ये कंट्रीज हैं, राइट, सॉरी ये डिक्रीजिंग एरिया होना चाहिए यहाँ पे, क्वेश्चन में थोड़ा सा यहाँ पे चेंज है, इसको ध्यान रखिएगा कि इंक्रीजिंग एरिया नहीं है, ये डिक्रीजिंग एरिया है। ठीक है, तो डिक्रीजिंग एरिया वाइज अगर आप बात करोगे कि इनमें से ऐसी कौन सी कंट्रीज हैं, डिक्रीजिंग एरिया का मतलब ये हो रहा है सबसे बड़ी कंट्री सबसे पहले, उसके बाद उससे छोटी, उसके बाद उससे छोटी, उसके बाद सबसे छोटी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सीक्वेंस क्या क्या दिए हैं, कनाडा, यूएसए, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, चाइना, ब्राज़ील, यूएसए, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, फिर रशिया, चाइना, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, रशिया, कनाडा, यूएसए, इंडिया, चाइना। अब देखो आपको क्या याद है, रशिया इज़ द सबसे लार्जेस्ट कंट्री कौन सी आपकी, रशिया है। ठीक है, तो अब अगर आप इन दो को देख के चलो, कौन कौन से, सी और डी को, तो रशिया है, ठीक है, बिल्कुल है, पर रशिया के बाद सेकंड मोस्ट कौन सी है, कनाडा है। हाँ कनाडा है, तो यहाँ पर क्या हुआ, रशिया के बाद चाइना आ गया, इसलिए ये आंसर जो है ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, तो सी यहाँ पे आपका कट हो जाता है। ठीक, फिर रशिया के बाद कनाडा आती है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे गड़बड़ आपको लास्ट में दिख जाएगी, इंडिया पहले आ गया, चाइना बाद में, जो कि गलत है। सबसे पहले यहाँ पे सीक्वेंस की अगर बात होती तो चाइना को पहले आना चाहिए था, इंडिया को बाद में। तो ये क्वेश्चन भी ये ऑप्शन भी आपका क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक, फिर अगेन यहाँ पे बात करते हैं तो चाइना, ब्राज़ील, यूएसए, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, ये सीक्वेंस पूरा गलत है, क्योंकि चाइना के बाद ब्राज़ील अगर आ रहा है तो ये पूरा सीक्वेंस जो है आपका ये भी गलत हो रहा है, राइट। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है आपका
वो है कनाडा, यूएसए, चाइना, ऑस्ट्रेलिया और उसके बाद आता है आपका इंडिया। सो हियर द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। ये फंडा मैंने आप लोगों को कई बार ये बताया है कि आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ रटनी हो, राइट। अगर आप एक कॉमन लॉजिक का यूज़ करेंगे या आप एक एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करोगे तो आपको अपने आप जो है ये क्वेश्चंस समझ में आएंगे और फिर आप इनको सॉल्व कर पाओगे, राइट। सो बेसिकली इसी के साथ हमारी 9th के एनसीईआरटी का जो चैप्टर 1 है वो कंप्लीट होता है। और इन एनसीईआरटीज़ के जो हमारे चैप्टर्स हैं इनके पीवाईक्यूज़ के बारे में हम बात करेंगे सेपरेटली। सो अभी मैं क्या आपको हर चैप्टर के साथ यहाँ पर एमसीक्यूज़ जो हैं वो मिलते रहेंगे, जिससे आपको एक आइडिया डेवलप हो जाए कि किस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। ओके, सो इसी के साथ हमारा 9th का जो है फर्स्ट चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट होता है।